सास बहू पर बारिश का कहर। रामदीन अपनी पत्नी हेमलता और बहू आशा के संग मखना गांव के अंतिम छोर में बसे नदी किनारे रहता था। जेठ महीने के अंतिम दिन को देखकर हेमलता की निगाह घर के छप्पर पर टिक जाती है। कल से मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा। इस बार भी घर पर छप्पर नहीं चढ़ सका। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने बारिश को पैगाम पहुंचा दिया है। इस साल वो हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले बरस बरसात गांव पर कैसे कहर बनकर टूटी थी। साल भर में हमें छोड़ सभी लोगों ने पक्के मकान बना लिए, मगर हमारा घर अब भी मिट्टी का है। ईश्वर ना करे अगर बरसात की बौछार ज्यादा बरस गई तो एक ही पल में हम घर से बेघर हो जाएंगे। हेमलता रूखे स्वर में रामदीन को खूब झड़पती है, जिसे देख रामदीन अपनी दवाई का झोला टटोल कर चला जाता है। चल दिए वैदगिरी करने। सासू माँ, बरसात तो आई भी नहीं, अब खामखा ससुर जी पर बरस पड़ी। आज के महंगे दौर में एक ईंट खरीदना भी भारी पड़ रहा है। घर का मुखिया होने के नाते ससुर जी अपनी भरसक प्रयासों में जुटे रहते हैं। अगले सवेरे बरसात की बौछार के साथ मॉनसून अपना आगमन सुनाती है। भरी बरसात में रामदीन काम के लिए निकल जाते हैं। आसमान की ओर ताकते हुए आशा अपने मन के भीतर कहती है, आसमान की रंगत देखकर लग रहा है कि कुछ ही देर में मूसलाधार बरसात पड़ने वाली है। आशा भी ये कह ही रही थी कि पीट पीट कर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके साथ उनके घर की छप्पर से बारिश का पानी चूने लगता है। अरे बहू, जल्दी से दौड़। क्या हुआ सासू माँ? इंद्रदेव को भी चैन नहीं, घर के भीतर भी बरस रहे हैं। जल्दी से बर्तन लगा, वरना बिछौना भीग जाएगा। दोनों सास बहू छप्पर से टपक रही बूंदों के आगे बर्तन लगा देती है। तभी जोरदार बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उनके घर के ऊपर चढ़ी छप्पर जगह जगह से सरकने लगती है। कहा था मैंने बुढ़ऊ से कि छप्पर चढ़ाने लायक जोड़ बटोर ले। आ गई ना आफत। लगता है आसमान के झरोखे हमारे ही घर में बरस कर मानेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद बरसात की फुहार रुकती है। सास बहू गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, शुक्र है बरसात तो थमी। एक पल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बरसात का कहर हमारा ये आशियाना उजाड़ न दे। आशियाना भले बच गया, मगर मिट्टी के इस घर में लीपा पोती का काम तो बढ़ गया न बहू। दोनों सास बहू घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। देर रात रामदीन बारिश में सराबोर हुआ घर लौटता है। आपका शरीर तो एकदम तवे के जैसे तप रहा है। हेमलता रामदीन का शरीर पोंछती है, वहीं दूसरी तरफ आशा चूल्हे पर चाय बनाकर उसे पीने को देती है। बाबूजी, ये लीजिए चाय। रामदीन की आंख लगने के बाद जैसे ही सास बहू सोने चलती हैं तो गरजते बादलों की गूंज उनके कानों में पड़ती है। लगता है बरसात होने वाली है सासू माँ, आप सो जाइए, मैं जगी हूँ। तू जाकर सो जा बहू, वैसे भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। दोनों ही बाहर से सोने की मनाही दर्शाते हुए अपने दिल के भीतर उस खौफ को दबाए बैठी थी कि ये बरसात कि उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। आधी रात पूरे मखना गांव में बारिश होने लगती है। एक भी बूंद इनके आंखों पर पड़ गई तो ये झट से उठ जाएंगे। सासू माँ, आप पिताजी को ढांप कर रखिए, तब तलक मैं इस बरसात से निपटती हूँ। वो चारों ओर बर्तन लगा देती है, जिससे बरसात का पानी उन बर्तनों में भरने लगता है, मगर उसी क्षण तेज तूफान उठता है। लगता है पवन देव और इंद्रदेव एक संग मिल बैठे हैं। अगर ये छप्पर छत से छिन गई तो इस बरसात के कहर से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा। गुजर रही हर एक घड़ी के साथ बरसात बढ़ती ही जा रही थी। घर की छप्पर आंधी की संगी हो जाती है और बरसात का पानी अब उनके घर में तबाही मचा रहा था। जाने इस बरस इस बरसाती बादल जिद्दी बच्चे के जैसे क्यों बने बैठे हैं। मॉनसून के उस महीने में एक ओर जहां पूरा गांव अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सोया था, वहीं दोनों सास बहू उस रात के अंधेरे में बरसात के कहर से जूझ रहे थे। बरसात के कारण घर का सारा सामान इधर उधर तैर रहा था। ससुर जी का बुखार में भीगना सही नहीं। आशा बरसात में भीगते हुए सभी के घरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर दोनों सास बहू रामदीन को टाट ओढ़ाकर टूटे फूटे घर में बारिश के छूटने की बाट जो रही थी। रात से सवेरा हो जाता है, मगर अफसोस कि रामदीन वो सवेरा देख नहीं पाता। गुड्डू के
बाबू, उठो ना, अजी सुनते हो? देखो बरसात बंद हो गई। माँ जी, बाबूजी हमें छोड़ गए हैं। इस बरसात की बदरा मेरे सुहाग पर कहर बनकर टूट गई बहू। माँ जी, संभालिए खुद को, हमारे पास तो एक पैसा नहीं। बाबूजी का अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा? वो दोनों बांस की कटाई के लिए जंगल निकल पड़ती हैं। वापस लौटकर आने पर सास बहू को अलग ही मंजर देखने को मिलता है। उनका घर ढह चुका होता है। माँ जी, भारी बरसात के चलते हमारा घर ढह गया। तेरे ससुर जी हमारे आने तक राह न देख सके और उन्होंने खुद ही अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया। हेमलता सिसक सिसक कर रोने लगती है। बरसात अपने उफान पर थी। बादल की गड़गड़ाहट के साथ जोर शोर से बिजली कड़कने लगी थी। इस बरसात ने सासू माँ को झकझोर कर रख दिया है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को थे, मगर बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से दोनों सास बहू बिलबिला उठी थी। भूख के मारे जान जा रही है। पिछले 3 दिन से माँ जी के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। क्या करूं मैं? अचानक गहरी कमजोरी के चलते हेमलता की आंखों के आगे बेहोशी का मंजर आ जाता है। माँ जी, उठिए, उठिए माँ जी, हम इस बरसात के आगे घुटने नहीं टेक सकते माँ जी। आशा हिम्मत बांधकर अपनी सास को पीठ पर लादकर बरसात को पार करते हुए फुलवा के पास आती है। फुलवा मौसी, बरसात के कहर के चलते हमने अपना घर बार सब खो दिया। बरसात के छूटने तक हमें पनाह दे दीजिए। अरे, मेरा घर कोई आश्रम थोड़ी ही है कि मैं तुम सास बहू का बेड़ा उठाऊं। चलो भागो यहाँ से, हम तो खुद ही इस बरसात में बेरोजगारी का शिकार हुए पड़े हैं। आशा को इस बात की खबर न थी कि बरसात का पानी में तैर रहे जोंक उसके पैरों को जकड़ चुके हैं। वो अपनी सास को लेकर गांव के जमींदार मंगेश के आगे हाथ फैलाती है। भाई जी, बरसात छूटने तक इस दहलीज पर पड़े रहने की इजाजत दे दो। सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास और पैसे भी नहीं है। आशा और उसकी सास की बरसात में हुई दुर्दशा को देखकर मक्कार मंगेश उन पे तरस खाता है और कहता है, अरे, कई एकड़ खेत की फसल बरसात में डूब रही है। अगर चाहो तो उसकी कटाई करके बटोर लो पैसे। सासू माँ का पेट भरने के लिए मैं हर बरसात का पड़ाव पार कर जाऊंगी। आशा भरी बरसात में खेत पर आती है, जहां खेत में लबालब पानी भरा होता है। वो बिना अपनी परवाह के बारिश में भीगती हुई फसल को खेत से अलग करती है। सांझ होने पर वो खेत से बाहर कदम रखती है। बरसात के कीचड़ और मैले पानी के चलते उसके हाथ पांव में सड़न पैदा हो चुकी थी। मंगेश उसे पैसे देता है, तभी हेमलता को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया। ये देखिए माँ जी, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम अपना पुख्ता इंतजाम कर लेंगे। मगर ये पैसे कैसे आए? आशा अपनी सास को सारा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। बहू, एक मजबूरी के लिए तूने इतना भारी जोखिम सहा। माँ जी, इस बार की बरसात ने बड़े दुख सहना सिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से। बरसात छूटते ही दोनों सास ईंट का एक छोटा पक्का कमरा बनाती है, जिससे आने वाले साल में उनके सिर ढकने का पुख्ता बंदोबस्त हो जाता है। अंत में बरसात का कहर भी पूरे 1 बरस के लिए थम जाता है। शिव की पुजारिन बहू। जटाटवी कलचल प्रभा पावती स्थले गलेल वलंबय लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमा 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 निनाद वर्ड मर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। शिवांगी मंदिर में महादेव की पूजा कर रही होती है कि तभी उसका छोटा भाई करण उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे शिवांगी, तू यहाँ पर पूजा में लीन है और वहाँ चाचा चाची तेरे लिए लड़का पसंद कर रहे हैं। अरे चल, जल्दी से चल, नहीं तो देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं महादेव की पूजा संपन्न करके आती हूँ। शिवांगी महादेव की पूजा करती रहती है, जिसके बाद करण वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के चाचा चाची उर्मिला और रतन दोनों ही बहुत ही खुशी से शिवांगी का रिश्ता एक दिग्विजय नाम के आदमी से पक्का कर देते हैं। देखिए, हमारे पास हमारी बिटिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम दहेज नहीं दे सकते, केवल 2 जोड़ों में शादी करवा पाएंगे। हाँ हाँ, आप तो सेठ लोग हो,
वैसे भी आप लोगों को दहेज की क्या जरूरत। अगर आपको हमारी बिटिया 2 जोड़ों में मंजूर है तो रिश्ता पक्का कीजिए। ओहो भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप। हमें आपके घर से एक कील भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से दौलत है, शोहरत है। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। केवल एक संस्कारी बहू ही चाहिए। रतन जी, आपकी बिटिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। तभी शिवांगी घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही दिग्विजय शिवांगी को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि शिवांगी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। तभी शिवांगी कहती है, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। अरे आओ आओ मेरी बेटी, मेरे पास बैठो, इनसे मिलो। ये हैं दिग्विजय की माँ लाजवंती और ये हैं दिग्विजय जी, जिनसे हम तुम्हारा रिश्ता करने वाले हैं। शिवांगी जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो वो शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। ये दिग्विजय को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दिग्विजय उठता है और सबसे कहता है, मुझे लड़की पसंद है, जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारियां कर लीजिए। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। नमस्कार। इतना कहकर दिग्विजय अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल जाती है और दोनों परिवारों में रस्में शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब दिग्विजय मंडप में बैठकर शिवांगी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उर्मिला और रतन अपनी बेटी शिवांगी को मंडप में लेकर आते हैं, दिग्विजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और दिग्विजय शिवांगी को अपने साथ अपने घर ले आता है। उस रात दिग्विजय के घर पर उसके 4 दोस्त आते हैं। आखिरकार मैंने भी शादी कर ही ली। शिवांगी किसी परी से कम नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, पहली रात तक हर किसी को अपनी पत्नी खूबसूरत ही लगती है। लेकिन हमने तो अपनी भाभी की मुंह दिखाई नहीं की। तो बताओ, कब हमारी भाभी से हमारी मुलाकात करवा रहे हो? कल मुंह दिखाई की रस्म है, तुम सभी मुंह दिखाई की रस्म पर आ जाना। दिग्विजय अपने सभी दोस्तों के साथ खूब सारी शराब पी लेता है, जिसके बाद वो आधी रात के समय अपने कमरे में लड़खड़ाता हुआ जाता है। जैसे वो शिवांगी के पास बैठता है, शिवांगी उसी क्षण डरते हुए दिग्विजय से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ आज हमारी पहली रात है, लेकिन आज सोमवार है और मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ अपने शिवजी के लिए। लेकिन तुम्हारा शिवजी तो अब मैं ही हूँ। जब तुम्हें तुम्हारा शिवजी मिल गया है तो ये व्रत रखने की क्या जरूरत है? देखिए, शिवजी मेरे कण कण में बसे हैं। आप तो मेरे पति हैं। क्या आप मेरे लिए एक दिन का सब्र नहीं कर सकते? शिवांगी इतना कहती ही है कि दिग्विजय चुपचाप शिवांगी के बगल से तकिया उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर के हॉल में सोफे के ऊपर जाकर लेट जाता है। ये क्या, मुझे लगा आज हमारी पहली रात होगी, लेकिन इसने तो मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल इसे मेरा होना ही है। हाँ? ये सोचकर दिग्विजय सो जाता है। अगले दिन जैसे ही लाजवंती अपने बेटे दिग्विजय को हॉल के अंदर सोफे के ऊपर लेटा हुआ देखती है, उसके बाद वो सब समझ जाती है, जिसके बाद उसे शिवांगी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे देखो तो सही, मेरा बेचारा भोला सा बच्चा किस तरह सोफे पर सो रहा है। इसको आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इसने मेरे बेटे को कमरे से ही बाहर निकाल दिया। अभी बताती हूँ इसे। तभी लाजवंती जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई बहू, नीचे आओ। ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? शिवांगी पूजा घर में शिवजी की पूजा कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लाजवंती की एक नहीं सुनती और पूजा में लीन होकर शिवजी की स्तुति करती है। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही शिवांगी की स्तुति खत्म होती है, वो पूजा की थाली लेकर पूजा घर से बाहर आती है और अपनी सास को प्रसाद देने लगती है, जिसके बाद लाजवंती पूजा की थाली में जोर से हाथ मारती है और थाली नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर शिवांगी अचंभित रह जाती है। तभी लाजवंती गुस्से से कहती है, अरे ये पूजा पाठ का ढोंग क्या दिखा रही है? ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? एक दिन तुझे आए हुए नहीं हुआ और तूने मेरे बेटे को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। वो देख, मेरा बेटा सोफे पर किस तरह सो रहा है। माँ जी,
आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं क्यों दिग्विजय जी को उनके कमरे से बाहर निकालूंगी? वो खुद ही अपनी मर्जी से बाहर सोने गए थे। मैंने उन्हें कमरे में सोने के लिए तो मना नहीं किया था। तभी दिग्विजय नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कल इसका सोमवार का व्रत था, जिसकी वजह से मैं ही कमरे से बाहर चला आया था। अपने बेटे की बात सुनकर लाजवंती वहां से चली जाती है और शिवांगी घर के बाकी कामों को करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब लाजवंती को शिवांगी अंदर ही अंदर खटकने लगती है। लाजवंती को शिवांगी की शिवजी के साथ इतनी पूजा भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से एक दिन लाजवंती शिवांगी से कहती है, बहुत हुआ तेरी ये पूजा पाठ का ड्रामा। आज के बाद तू इस घर में कोई पूजा नहीं करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मेरी पूजा पाठ से आपको आपत्ति क्या है? देख बहू, इस घर में मेरी चलती है। अगर मैंने तुझे कहा है कि तू आज के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करेगी, तो इसका मतलब नहीं करेगी। जा, अब जाकर घर के काम कर। अपनी सास के फैसले पर शिवांगी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। लेकिन वो शिवजी की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो कभी भी शिवजी की पूजा करनी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे छुपकर शिवजी की पूजा किया करती थी। एक दिन शिवांगी अपने पति दिग्विजय के साथ कार में बैठकर घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शिवांगी तो बच जाती है, लेकिन दिग्विजय के पैर जिंदगी भर के लिए खराब हो जाते हैं। हाय मेरा लल्ला, ये क्या हो गया है इसे? हे ऊपर वाले, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने मेरे बेटे के साथ। ये जो भी हुआ है इस शिवांगी की ही वजह से हुआ है। कुलक्षणी कहेंगी, तेरी वजह से ही आज मेरे बेटे की ये हालत है। निकल जा अभी क्या भी, जा निकल जा तू इस घर से। पता नहीं क्या शिवजी के नाम पर जादू टोना करती रहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भला मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दिग्विजय जी को कुछ नहीं होगा। मैं शिवजी से मन्नत मांगूंगी और शिवरात्रि वाले दिन उनके लिए व्रत रखकर जल भी चढ़ाऊंगी। देखना, मेरी भक्ति से दिग्विजय जी ठीक हो जाएंगे। कई दिनों तक शिवांगी शिवजी की पूजा पाठ करती रहती है और सुबह शाम अपने घर में शिवजी के गुण गाती रहती है। जैसे ही शिवरात्रि आती है, शिवांगी शिवरात्रि का व्रत रखकर जल भी चढ़ा देती है, लेकिन तब भी दिग्विजय ठीक नहीं हो पाता, जिसके बाद लाजवंती कहती है, अरे बस करिए पूजा पाठ, कुछ नहीं होता इससे। ऊपर से तेरी भक्ति में कोई असर नहीं है। मेरा बेटा आज भी चल नहीं पा रहा है। ये सुनने के बाद शिवांगी शिवजी के मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। शिवजी, ये आप मेरा कैसा अपमान कर रहे हो? मैंने बचपन से आपको माना है और आपने मेरा आज साथ नहीं दिया। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपकी पूजा पाठ नहीं करूंगी। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और शिवांगी से कहते हैं, शिवांगी, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हो गई हो। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही शिवांगी घर पर पहुंचती है, उसका पति बहुत ही आराम से चल फिर रहा होता है। तभी लाजवंती शिवांगी को गले से लगाती है और कहती है, तेरी भक्ति में शक्ति है, मुझे माफ कर दे बहू। आज के बाद मैं तुझे शिवजी की पूजा करने से कभी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी तेरे साथ पूजा में शामिल होंगी। उस दिन के बाद से लाजवंती और दिग्विजय शिवांगी के साथ साथ शिवजी की पूजा करने में लीन हो जाते हैं। पीरियड्स पैड बनाने वाली सास बहू। पूर्वा ने हाल ही में अपनी गांव की एक लड़की को पीरियड से ग्रस्त परेशान होते हुए देखा, तो वो इसका सुझाव निकालना चाहती थी, क्योंकि वो शहर की पढ़ी लिखी गांव की बहू बनने का फैसला करती है और गांव के हालात देखकर भी गांव में रहने का फैसला करती है और अपनी सास सरोज से कहती है, माँ जी, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। आप मान क्यों नहीं जाती हैं कि हमें इस गांव की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए? आपको पता है, मानसिक धर्म से बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि कोई औरत अपने आप को साफ सुथरा ना रखे, उससे बचने के लिए अब रुई के पैड्स आ गए हैं। देख बहू, मैं तेरी इन सब बातों से कुछ कुछ सहमत हूँ, पर जब ये सब नहीं था तब क्या औरतें रहती नहीं थी क्या? फिर अब ये अंग्रेजी चीज क्यों बनानी
और तू देवी मैया बनकर इस गांव का उद्धार क्यों करना चाहती है? उसके बिना भी लोग रह रहे हैं ना। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है कि औरतों को इससे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। कैंसर की तरह जमाना बदल रहा है। आखिर औरतें कब तक वही कपड़ा बार बार धोकर यूज करेंगी? आप हाँ करेंगी तभी मैं औरतों के लिए पैड्स बना पाऊंगी। उसके बाद बस हमें लोगों को जागरूक करना है। अगर माँ जी आप ही मेरा साथ नहीं देंगी तो गांव के लोगों का सामना कैसे करूंगी मैं? अरे सास बहू में कौन सा महायुद्ध जुड़ा हुआ है? विवेक जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ जी से बात कर रही थी। आप भी तो मेरे साथ शहर में रहे हैं, आप तो सारी परिस्थिति जानते हैं ना, लड़कियों को कितना सामना करना पड़ता है इन चीजों का। हाँ माँ, पूर्वा सही कह रही है। अब तू तो इसका पति है, बोलेगा ही बोलेगा। नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने 15-16 साल की लड़कियों को परेशान होते हुए देखा है। पता है माँ, लड़कियाँ ठीक से काम नहीं कर पाती, उनका ध्यान सिर्फ एक ही जगह रहता है और कपड़े खराब होने पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बस बहुत हुआ, एक पागल कम थी कि अब तू भी ऐसे ही बोल रहा है। अरे बाहर वाले लोग मुझे क्या बोलेंगे, उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। अगर बहू तूने अब मुझसे कुछ बोला तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। क्या सरोज बहू बेटे की बात से सहमत हो पाएगी या अपने गुस्से में सरोज पूर्वा को घर से बाहर निकाल देगी? क्या इन सब के बाद सास बहू एकजुट होकर गांव की औरतों के लिए पीरियड्स रोकने का पैड बना पाएंगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाद सरोज पूर्वा से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू मैंने तेरी बात को बहुत सोचा, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। बता मुझे क्या करना होगा? सच माँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर आपका विचार कैसे बदला? वह हुआ यूं कि जब मैं बाजार गई तो एक लड़की के कपड़े पर दाग लगा था। उस लड़की को पता भी नहीं चला और जब मैंने उसका पीछा किया, जो तूने कहा वही हुआ। उसे कमरे में बंद कर दिया गया, हर चीज की पाबंदी लगा दी गई। काव्या, अब तू इसी कमरे में रहेगी और यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अचार की चीजों को नहीं छुएगी और इस कपड़े को बार बार धोकर प्रयोग कर। पर माँ, ये तो गंदा हो जाता है, इसे बार बार क्यों साफ करना? और ये मासिक धर्म क्या होता है? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, ये तुझे अब हर महीने होगा, तो ध्यान रख तेरे साथ अब यही होगा और सावधानी तुझे ही बरतनी है। सुलेखा अपनी बेटी काव्या को 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती है। तभी रोते हुए काव्या कहती है, अरे माँ, आप इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ तो बताओ मुझे, ऐसे बंद मत करो। मैं इतने दिन नहीं रह पाऊंगी अंदर, मुझे बाहर आना है, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मुझे आपके पास आना है। तब मेरी आंखें खुली बहू, मुझे एहसास हुआ कि तेरी बातों में दम है। काफी लोग, काफी बच्चे मासिक धर्म के बारे में नहीं जानते, ना उनकी माँ उन्हें कुछ बताती है। अगर हम सास बहू मिलकर पूरे गांव को इस बात के लिए जागरूक करें और पैड प्रयोग करने के लिए भी मनाएं, तो गांव की महिलाओं का जीवन आसान हो जाएगा। शुक्रिया माँ जी मेरा साथ देने के लिए। अब बस आपको मेरे साथ वो पैड तैयार करवाने हैं। जब वह बन जाएगा तो उसे लेकर हम हर घर जाएंगे। ठीक है बहू। अगले दिन ही सास बहू बहुत सारी रुई के साथ नरम पैड को हाथ से बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी पूर्वा कहती है, अरे माँ जी, मैं तो हाथ से बनाने में सफल हो गई। हम दोनों की मेहनत रंग लाई। चलिए गांव के लिए निकलते हैं। हमने इतने सारे तो तैयार कर लिए हैं कि सबको बांटे। चल बहू। ये कहते ही सास बहू निकल जाती हैं और गांव में जाकर पूर्वा कहती है, सभी महिलाओं और लड़कियों से निवेदन है, कृपया मेरी बात गौर से सुनें। ये आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मासिक धर्म में इस पैड को अपनाएं और अपना जीवन सरल करें। इसे आपको बार बार कपड़े की तरह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप सूख जाता है। बाद में आप कागज में लपेटकर फेंक दीजिए ताकि कोई और इसके संपर्क में आकर संक्रमित ना हो। अरे बेटा जरा इधर आओ। क्या तुम 17 साल की हो? हाँ आंटी। क्या तुम्हें मासिक धर्म के बारे में पता है, जिसे पीरियड्स भी बोलते हैं? ठीक से जानकारी तो नहीं है आंटी, पर ये पता है कि हर महीने होते हैं। क्या इन दिनों तुम्हें कोई कठिनाई होती है? मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। जिस किसी को भी इस चीज की दिक्कत है वो इस कॉटन के पैड को यूज कर सकता है। इसे बार बार बदलने की झंझट नहीं होगी। ये 7 घंटे तक चलता है। और बेटा आप सब भी सुन लीजिए, ये पीरियड्स 12 से 15 साल के बाद हर लड़की को होने लगता है। ये एक प्रक्रिया है जिससे हर स्त्री गुजरती है। अरे ये क्या आजकल के चोचले चला दिए हैं? और क्यों मेरी बेटी को भड़का रही हो? ये शहर की चीज तुम यहाँ मत बेचो। हम पर इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी को ये दिला सकें। हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं,
बस ये जीवन की सुरक्षा के लिए ही है और ज्यादा पैसों का भी नहीं है, मात्र 2 रुपए का एक है। माँ, मुझे आंटी की बात अच्छी लग रही है, आप इनसे ये ले लो। ए चुप कर, कुछ भी बोलेंगे और हम ले लेंगे, हम तो पहले का ही तरीका अपनाएंगे। देखिए, अब नया जमाना आ गया तो सोच भी बदलनी होगी। अरे का सोच लगा रखा है, हम ऐसे ही खुश हैं, अपनी लड़कियों को संभालना जानते हैं, तुम ज्यादा मत बनो। और सरोज, तुम भी अपनी बहू को सर पर चढ़ा रही हो। नहीं, जमाने के साथ बदल रही हूँ। एक बात बताओ, अगर तुम्हें नए गैस सिलेंडर दिया जाए तो क्या तब भी तुम चूल्हे पर खाना बनाना चाहोगी? तुम्हें आसान सुविधा आज मिल रही है तो तुम कल का बोझ लिए क्यों चल रही हो? आगे बढ़ो। अरे जब हमारे गांव की औरतें मान नहीं रही हैं तो तुम काहे उनका दिमाग फिरा रही हो इन सब बातों में? हम अपनी बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। क्या आज तक कोई मरा है ऐसी परिस्थिति में? देखो, तुम स्त्रियों के संघर्ष और उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार इसे अपना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी प्रयोग करती हूँ इसका, मेरी बात को समझिए। अरे सब अपने अपने घर में चलो, ये तो बोलते ही रहेंगी। सास बहू नहीं मानती। वो पूरे गांव में जगह जगह जाती हैं और पेट्स के बारे में बताती हैं, पर कोई भी राजी नहीं होता। हफ्ता हो जाता है, सास बहू की कोशिश यूं ही जारी रहती है और एक दिन सुलेखा बहुत रोती है। अरे कोई तो देखो, मेरी बच्ची को क्या हुआ है, कुछ बोल नहीं रही है वो। आंटी, क्या हुआ आपके बच्चे को? आप रो क्यों रहे हैं? सब बताइए। मैंने अपनी बच्ची से बात करी थी और अब कुछ हरकत नहीं कर रही है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताती है कि काव्या की मौत पीरियड्स के संक्रमित कपड़े की वजह से हुई है और ऐसा उसने 3-4 बार मासिक धर्म में किया। तभी पूर्वा कहती है, डॉक्टर, संक्रमित होने की वजह से उसे परेशानी हुई और वह चल बसी। हाँ, शायद उसने पैड यूज नहीं किया था। आजकल कपड़ा कोई यूज नहीं करता, बाकी के गांव में भी अब पैड को ही यूज किया जाता है। देख लिया गांव वालों, आप सबकी बातों का नतीजा। अगर हमारे गांव में ये चीज पहले ही आ जाती तो आज काव्या के साथ ऐसा नहीं होता, वो हमारे बीच होती। अभी भी मौका है, आप सब पैड्स को अपना लीजिए और अपना जीवन स्वयं खुशहाल बनाइए। मिसेस पूर्वा सही कह रही हैं, आप सबको अब पैड्स को अपनाना चाहिए। हमें माफ कर दो पूर्वा, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे पैड दे दो। बहू, तेरी मेहनत रंग लाई। हाँ माँ जी। इसी के साथ गांव की हर स्त्री और लड़की पूर्वा से पैड लेने लग गई, जिसके बाद सास बहू ने मिलकर पीरियड्स वाले पैड्स बनाए और लोगों को बेचना शुरू कर दिए, जिससे सरोज और पूर्वा को एक नई पहचान भी मिली। सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ, आखिरी मौका दे दो इस बार, आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है, जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है,
जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है। अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय, क्या जिंदगी थी मेरी जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे, ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे, ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो। एक बार देखकर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो, बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपाकर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है? और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही। बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ।
डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। इतने शांत माहौल में एक निशा नाम की लड़की अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक से उसका कमरा कोई खोलता है। कमरे के अंदर एक औरत की काली परछाई दिखाई पड़ती है। बड़े आराम से सो रही है बहू रानी, आज तो मैं इसे हमेशा के लिए ही सुला दूंगी। जिस प्रकार मैंने अपनी पहली दो बहू शीतल और रागिनी को चैन की नींद सुलाया था। ऐसा सोचते ही कामिनी एक तकिया उठाती है, जिसके बाद वो उस तकिए के सहारे से निशा को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ दो भयानक चुड़ैल पहुँच जाती हैं। एक शहर की मॉडर्न चुड़ैल तो दूसरी गांव की भोली चुड़ैल। बहुत चर्बी चढ़ गई है सासू माँ जी तुमको। आज हम तोहरी ई चर्बी उतारन के खातिर आई हूँ यहाँ। क्या बोलती हो रागिनी जिज्जी, लगा दे इसको आज ठिकाने। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस दिन का ही तो इंतजार था। अब इसको इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वो दोनों भयानक चुड़ैल कामिनी की गर्दन अपने अपने हाथों से पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत जोरों से हंसने लगती हैं। क्या बात है, आज इसकी गर्दन पकड़ के मुझे बहुत मजा आ रहा है। आखिरकार आज मैं अपनी और तुम्हारी मौत का बदला जो ले रही हूँ इससे। अरे जीजी, तनिक हमका भी थोड़ा हाथ साफ करने दो, नहीं तो हमको आज सुकून नहीं मिलेगा। दोनों चुड़ैल बहुएं बारी बारी से अपनी मौत का बदला कामिनी से लेने लगती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों चुड़ैल बहुएं कामिनी को जान से मार देती हैं और खुद भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। आखिर उन दोनों चुड़ैल बहुओं ने कामिनी को क्यों मारा? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चारों तरफ शादी का माहौल होता है। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक मंडप में रागिनी, जो कि शहर की सबसे बड़ी मॉडर्न लड़की थी, वो अपने होने वाले पति विवेक के साथ मंडप में बैठी होती है। दूसरी तरफ पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन दोनों की शादी संपन्न होते ही विवेक की माँ कामिनी अपनी बहू रागिनी और विवेक को वहाँ से अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चैन की नींद सोने चली जाती हैं। अरे, मैंने विवेक के कमरे में दूध का गिलास तो भिजवाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, शीतल को कह देती हूँ, वो लेकर चली जाएगी। अरे शीतल, ओ शीतल, कहाँ मर गई? अरे जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कोई काम है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी रात क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, एक काम कर, एक गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर विवेक के कमरे में चली जा। ये सुनते ही शीतल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? विवेक जी की सौतन के लिए मैं एक गिलास दूध लेकर जाऊं? तनिको तो हमरे बारे में सोचिए। अरे जैसा तुझे कहा है चुपचाप ऐसा ही कर, नहीं तो तुझे तेरे गांव भिजवा दूंगी और अपनी शहर की बहू के साथ खुशी खुशी यहाँ रहूंगी। और हाँ, रागिनी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू विवेक की पहली पत्नी है। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। कामिनी इस तरह अपनी बहू को हर बार ब्लैकमेल करते हुए सभी काम करवा लेती है। जैसे ही शीतल एक गिलास दूध विवेक के कमरे में लेकर जाती है, उसकी नजर रागिनी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वो रोने लगती है और दूध का गिलास विवेक को देकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये तो किस जन्म की सजा दे रहा है हमका? आखिर ऐसा क्या किया है हमने? शीतल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी सास उसके लिए उसकी एक सौतन लेकर आती है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, लेकिन मरने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। ये सब मुझे अपनी आंखों के सामने झेलना पड़ेगा। रागिनी मॉडर्न थी और हमेशा शीतल को देखकर उससे दूर भागती थी। पता नहीं इस गवार नौकरानी को क्यों रखा है यहाँ इस घर में। एक दिन रागिनी रसोई में आकर शीतल से कहती है, अरे ओ गांव की गवार, एक काम कर, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दे, समझी? ये सुनते ही शीतल रोने लगती है और रोते हुए रागिनी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की?
शीतल रागिनी को सब कुछ सच बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कामिनी पहुँच जाती है और उसे कुछ कहने से रोक देती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही है। वो माँ जी, मैं वो तो। अरे वो क्या लग बोल रही हो? अब बोल भी दे। मैं कौन सा तेरी जान निकाल रही हूँ जो तू मुझसे इतना डर रही है? शीतल कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रागिनी को बहुत अजीब लगता है। एक दिन रात के समय कामिनी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रागिनी दिन प्रतिदिन शीतल के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। आज तो शीतल उसे सच बताने ही वाली थी। अगर दूसरी बार इसने सच को बता दिया तो मुझे पोता कैसे मिलेगा? खुद बांझ से तो पोता दिया नहीं गया और ये मेरी बहू रागिनी को भी पोता नहीं होने देगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर कामिनी शीतल के कमरे में जाती है और एक तकिया उठाकर उसका मुंह दबाने लगती है। देखते ही देखते दम घुटने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई रागिनी देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो शीतल को जान से मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? कामिनी बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो शीतल को कमरे की दीवार से तलवार उठाकर मार देती है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को ही मार दिया। अब मैं क्या करूं? कामिनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रागिनी और शीतल दोनों ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। ये सब क्या हो गया? क्या मैं सच में मर गई हूँ? मैं तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही हूँ। जो सच मैं तुम्हें जीते जी नहीं बता पाई, वो सच मैं तुम्हें मरने के बाद बताती हूँ। हमारी सास बहुत ही लालची थी। उन्होंने तुम्हारी शादी विवेक से इसलिए करवाई थी ताकि तुम उन्हें एक पोता दे सको, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कामिनी की बच्ची ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से शीतल और रागिनी दोनों मिलकर अपनी सास कामिनी को मारने का मौका ढूंढती रहती हैं। इसी बीच कामिनी अपने बेटे विवेक की शादी एक निशा नाम की लड़की से करवा देती है। निशा के आने के बाद रागिनी और शीतल की आत्मा निशा के अंदर घुसकर कामिनी को डराया करती थी। इस सब से परेशान होकर कामिनी एक दिन रात के समय खुद से कहती है, मेरी दोनों शहर वाली बहू और गांव वाली बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तो वो दोनों इस निशा के अंदर घुस गई है। आज मैं इस निशा को भी मार दूंगी, फिर देखती हूँ वो दोनों किसके अंदर घुस कर आएंगी। ऐसा सोचकर कामिनी निशा को मारने उसके कमरे में पहुंच जाती हैं। लेकिन निशा को बचाने के लिए रागिनी और शीतल दोनों कामिनी को मार देती हैं। आखिरकार हमने अपनी सास से अपनी मौत का बदला ले ही लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहती हो जीजी। अब तो हम सुकून से यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद रागिनी और शीतल दोनों वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और विवेक अपनी तीसरी पत्नी निशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।